नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर आलोचक रहे असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने जताया भरोसा और दी बड़ी जिम्मेदारी। विदेश जाने वाले अहम प्रतिनिधि मंडल का बनाया हिस्सा। और आखिर क्यों कट्टर विरोधी रहे ओवैसी को बीजेपी ने सौंपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी? अब ओवैसी विदेश में करेंगे विदेश मंत्री वाला काम। पीएम मोदी के मिशन पर शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही पार्टी के कड़े विरोधी। देखिए, एक जो कांग्रेस से है तो दूसरे एआईएमआईएम से, और दोनों ही आपने देखे कि बीजेपी के कट्टर विरोधी है। शुरू से ही आपने देखा होगा विचारधारा किसी भी सूरत में जो है इनकी विचारधारा है, इनकी चीजें जो भी है, पॉलिटिकल करियर जो भी है, कुछ भी मेल नहीं खाता। आखिर इसके बाद भी क्या रीजन है जो ओवैसी जा रहे हैं विदेश, और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने के बाद भारत ने अब पाक के नापाक इरादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेनकाब करने की रणनीति बना ली है। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद जो हैं दुनिया को ब्रीफ करेंगे। जी हां, केंद्र सरकार के केंद्र सरकार सभी दलों से चुनिंदा सांसदों को 22 और 23 मई को 10 दिनों के लिए विदेशी दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, आपको बता दें कि ये जो जितने भी ये सांसद जो चुने जाएंगे, ये कौन कौन से देश में जाएंगे एक बार बता देती हूँ। देखिए, अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई इन देशों का जो है दौरा करेंगे, और इन देशों में जाके पाकिस्तान जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो भी रुख है, भारत का पक्ष जो है रखेंगे। वहां जाकर सरकार जो है आतंकवाद पर भारत का सरकार, जो भारत की सरकार है उसका आतंकवाद पर पक्ष बताएंगे। वहीं देखिए, मोदी सरकार की इस रणनीति का हिस्सा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं बल्कि सभी दलों के कह सकते हैं कि सांसद इसमें शामिल हैं। ये सभी सांसद इन अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। जी हां, अब इस पूरी खबर में एक नाम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला है, और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। आप सही सुन रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी को क्यों चुना। इसका जवाब भी आपको इस खबर में ही देंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस बहुदलीय प्रतिनिधि जो मंडल है उसमें कांग्रेस के शशि थरूर भी शामिल हैं, और थरूर ओवैसी मोदी सरकार के कट्टर विरोधी है। ये आप सब बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं और जग जाहिर है ये बात। और ये इसी वजह से जो है सवाल उठ रहे हैं कि फिर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेहद खास मिशन पर इन्हें क्यों भेज रहे हैं। आखिर मोदी सरकार का पाक को बेनकाब करने का पूरा प्लान क्या है? तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की छवि पूरी तरीके से बदल गई है। इस दौरान उनकी एक देशभक्त की जो छवि है वो सामने आई है। उसकी तारीफ भाजपा के नेता भी जमकर कर रहे हैं, और पूरे देश ने देखा कि कैसे पहलगाम के बाद ओवैसी का एक एक शब्द जो है बेबाकी से जो है उन्होंने बोला, और आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे जो है उनकी कई सारे उनके स्टेटमेंट, कई सारे उनकी जो स्पीच वायरल होने का इस दौर में काम किया है। और देखिए, शायद ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि ओवैसी पाकिस्तान को इतनी खरी खोटी सुना सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ओवैसी को बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाकर कोई हैरान करने वाला काम नहीं किया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए ओवैसी का एक स्टेटमेंट खूब चर्चाओं में था और खूब वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने पर किए गए हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना बने। ये ओवैसी के शब्द हैं। पाकिस्तान के आतंकी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। और उस वक्त ओवैसी का जो ये बयान था हर सोशल मीडिया हैंडल पर वायरल हो रहा था, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ओवैसी के द्वारा जो है ऐसे शब्द और पाकिस्तान को लेकर इतनी ऐसी चीजें बोली जा सकती हैं जिनको हर भारतीय ने सराहा। और अब इस सब के बाद सवाल ये भी उठता है कि आखिर ओवैसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने कैसे दे दी और क्यों दी, क्यों सौंपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसके पीछे का आखिर कारण क्या है।
जरा इन 3 पॉइंटर्स की मदद से मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुखर, जो ओवैसी मुखर रहे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और लंदन से, दूसरा पॉइंट देखिए, लंदन से लॉ वकील रहे हैं और तार्किक भी है। देखिए, लंदन से लॉ की पढ़ाई की है, वकील है, पढ़े लिखे हैं, और तर्क के मामले में ओवैसी को कोई नहीं हरा सकता। बहुत ही अच्छे तर्क देते हैं, तर्क वितर्क में जो है कह सकते हैं कि अव्वल नंबर पर है। दूसरा तीसरा देखिए, मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम देशों को अच्छे से साध सकते हैं। तो ये 3 पॉइंटर उनको जो है विदेश में भेजने की कह सकते हैं एक वजह हो सकती है, क्योंकि देखिए मैंने 3 पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाया कि ये कारण हो सकते हैं कि सरकार ने जो है असदुद्दीन ओवैसी को चुना। वहीं देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही समर्थक रहे हैं। कई टीवी चैनलों पर उनके मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन किया है उन्होंने, और पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे ओवैसी ने पाकिस्तान को और आतंकवाद के खिलाफ चीजों को बड़ी ही निडरता के साथ जो है सामने रखा। कई मौकों पर तो वह पाकिस्तानी प्रवक्ताओं से भिड़ते हुए भी नजर आए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को उसके किए की सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। एक न्यूज चैनल को जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि देश उनके लिए सबसे पहले आता है, उनके दिल में जो होता है वो वही करते हैं और वही कहते हैं। लोगों को कई बार जो है चीजें अच्छी लगती हैं तो कई बार उनकी कई हुई चीजें बुरी लगती है, लेकिन मुझे करीब से जानने वाले मेरे हिंदू दोस्त जानते हैं कि मैं कैसा हूं, ये ओवैसी ने कहा था। मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम देशों को आसानी से साध सकते हैं। बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में कौन सा दल किस देश में जाएगा, यह जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है पूरी तरीके से, पर ओवैसी को लेकर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की छवि एक पक्के मुसलमान की है। जैसे कह सकते हैं कि ऐसे में जब वे मुस्लिम देशों के सामने भारत का पक्ष रखेंगे तो उस बात में एक अलग ही वजन होगा, क्योंकि देखिए एक मुस्लिम, कह सकते हैं मुस्लिम चेहरे के नाम चेहरे के तौर पर वो उभरे हैं, और एक मुस्लिम नेता के तौर पर देश और दुनिया उन्हें जानती है। जब ओवैसी भारत का पक्ष जो है उन देशों के सामने रखेंगे, मुस्लिम देशों के सामने रखेंगे, तो उस बात का एक अलग ही वजन होगा और उस बात में एक अलग ही कह सकते हैं कि वजन आएगा। वही देखिए, ओवैसी एक राजनेता होने के साथ साथ काबिल वकील भी हैं, जो अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं। आमतौर पर उनकी बात को काटना बेहद मुश्किल हो जाता है, ये खूबी उन्हें दूसरों से जुदा करती है। ऐसे में वे जो है भारत का पक्ष दूसरे देशों के सामने रखेंगे तो बेहद ही मजबूती के साथ रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि पहली बार नहीं है ये कि जब सभी भारतीय राजनीतिक दल आपसी कह सकते हैं राजनीति मतभेदों को एकजुट होकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। इससे पहले भी 1994 यानी कि 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठते हुए भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जो है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का नेतृत्व करने के लिए चुना था। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी वहां पहुंचे, जब वो वहां पे पहुंचे तो पाकिस्तान भी उन्हें देखकर वहां पर हैरान था। ये दर्शाता है कि हम हर उस मसले पर एक साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे जो भारत के हित में नहीं है। किसी भी देश के अंदर पक्ष विपक्ष तमाम पार्टियों का जो होना है वो आम है, पर लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी भारतीय हमेशा एक साथ मिलेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दौरे में किन किन पार्टियों से कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश दौरे पर जाने वाले सांसदों की संख्या का अभी पता नहीं चला है। हालांकि कुछ नेताओं ने बताया है कि सांसदों की संख्या कुल जो है 30 के लगभग हो सकती है और 30 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। इनमें से भाजपा, कांग्रेस और जो है टीएमसी, जेडीयू, डीएमके और एनसीपी, एसपी और सीपीआईएम के जो सांसद हैं वो शामिल होने की उनकी जो है संभावना है। वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद अपराजिता सारंगी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। तो वहीं कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह शामिल होंगे। एनसीपी एसपी से
सुप्रिया सुले और एआईएमआईएम से बात करें तो उनके चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम अभी जो है सामने आया है। और इसी बीच ओवैसी का एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार से कुछ सवाल पूछे। एक बार फटाफट से उनके ट्वीट की ओर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओवैसी ने ट्वीट किया है जो इस वक्त काफी चर्चाओं में है और उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। लिखते हैं यहाँ पर, जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूं। यह समर्थन मेरा हमेशा रहेगा। आगे लिख रहे हैं, मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सेना के जवान एम मुरली नायक, एडीडीसी राजकुमार थापा को खारिज हकीकत पेश करता हूं और संघर्ष के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं। आशा करता हूं कि यह सीजफायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों से कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुट होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात कही है कि जब भारतीय एक साथ होते हैं तब हम पावरफुल रहते हैं, लेकिन जब हम आपस में लड़ते हैं तो इस चीज का फायदा दुश्मन उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, मेरे को सवाल है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका जवाब देगी और स्पष्टीकरण देगी। देखिए पहला सवाल देखिए यहाँ पर, काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीजफायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेश देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते 1972 के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते हैं। अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। दूसरा सवाल देखिए, हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए? इन बातों का एजेंडा क्या होगा? क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? तीसरा सवाल यहाँ पर पूछते हैं कि क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया है? क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीजफायर कराना था या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वह किसी और हमले का सपना नहीं देख सके? चौथा सवाल पूछते हैं यहाँ पे, हमें पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। ये तमाम सवाल जो है ओवैसी के द्वारा सरकार से पूछे गए हैं, स्पष्टीकरण बाकायदा पूरे इन सवालों पर मांगे गए हैं। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर? इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं आप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।